हाँ, डिस्कशन निकालिएगा। रेस निकालिएगा सबसे पहले। क्या होमवर्क कंप्लीट हो गया सभी का? ओके, वंडरफुल। थोड़ा सा सभी लोग सेफ्टी का ध्यान रखें कुछ दिन के लिए, ठीक है? जैसा कि आपको पता है कि दोबारा से वापस एंट्री मार चुका है, तो थोड़ा सा तुम लोगों को ज्यादा सेफ्टी रखने की जरूरत है। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम तो हैं ही अपने आप में सेफ, लेकिन तुम लोग घर से बाहर रह रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हें थोड़ा सा इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? ये है कि कुछ दिन की बात है, फिर सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, और तुम लोग ध्यान नहीं रखोगे तो फिर वही है, ऑफलाइन की जगह फिर क्या होगा, ऑनलाइन। तो फिर ऑनलाइन पढ़ना घर बैठ करके। वैसे ही तुम्हें ऑनलाइन पढ़ने का तो बहुत शौक है ना? ठीक है, जितना हो सके अपना, वैसे भी इतना वैकेंट स्पेस तो है ही, तो जितना हो सके थोड़ा सा, मतलब पास पास में ना बैठने की बजाय दूर दूर बैठे, जितना हो सकता है अवॉइड करें, और क्या है, ठीक है? वैसे मुझे पता है तुम्हें घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यस, कंडक्शन रेस नंबर 71। आई होप आंसर्स तो सभी के पास होंगे, और सॉल्व भी सभी लोगों ने कर ही लिया होगा, ठीक है भाई? तो बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, किसमें बी ऑप्शन। देखिए, ये क्वेश्चन उन्हीं लोगों से होगा जो बातों को ध्यान से सुनते हैं और हर चीज का लॉजिक समझ में आता है, जिनकी मैथमेटिकल स्किल्स भी अच्छी हैं। अगर आपकी मैथमेटिकल स्किल्स अच्छी नहीं है, जब आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, तो उस समय फिजिकली तो आप क्लास में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आपकी आत्मा जो है वो क्लास के बाहर कहीं भटक रही होती है। दैट इज नोन एज ड्वेल नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना? कि आपकी आत्मा कहीं और भटक रही है, लेकिन आप क्लास में बस फिजिकली प्रेजेंट है। कुछ ऐसी कहानी है। आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय बाद की चर्चा की जा रही है, मतलब रॉड स्टेडी स्टेट अचीव कर चुका है। अगर रॉड स्टेडी स्टेट अचीव कर चुका है तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आ जानी चाहिए, यूनिफॉर्म रॉड है। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि टेम्परेचर का वेरिएशन कैसा रहेगा, तो आप ये कहेंगे कि इस पॉइंट का टेम्परेचर 100 होगा, इस पॉइंट का टेम्परेचर 0 होगा, और टेम्परेचर लीनियरली चेंज हो रहा होगा, ठीक है? इस तरीके से। तो द टेम्परेचर ऑफ ईच पॉइंट ऑफ अ रॉड विल बिकम सेम। पहला पॉइंट गलत है। क्या रॉड के हर पॉइंट का टेम्परेचर सेम है? नहीं, रॉड के अलग अलग पॉइंट का टेम्परेचर अलग अलग है, लेकिन जो भी है वो वक्त के साथ बदल नहीं रहा है। तो बी ऑप्शन पढ़िए, टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रॉड विल बिकम कांस्टेंट। सही बात है। जैसे स्टेडी स्टेट अचीव हुई, मान लीजिए मैंने ये क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया, तो इस पॉइंट का जो भी टेम्परेचर है वो वक्त के साथ बदल नहीं रहा। तो बी ऑप्शन सही है। सी पार्ट, द टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम फॉर एनी इक्विडिस्टेंस क्रॉस सेक्शंस। यस, ये भी सही है। ये बात क्या बता रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ये ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन बना है? अगर स्ट्रेट लाइन बना है तो एक बात बताएं, क्या डी टी बाई डी एक्स, क्या ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है? क्या टेम्परेचर ग्रेडियंट हर पॉइंट पे सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम होगा। डी टी बाई डी एक्स को क्या मैं डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स लिख दूं तो किसी को कोई तकलीफ? हाँ या ना में जवाब देना। तो डेल्टा टी अगर किसी भी दो पॉइंट का सेम है, तो क्या डेल्टा एक्स भी दो पॉइंट का सेम होना चाहिए? तो अगर आप कोई भी दो पॉइंट कंसिडर करते हैं जो कि इक्वल डिस्टेंसेस पर हैं, अगर सेम डेल्टा एक्स लेते हैं, तो क्या सेम डेल्टा टी आएगा या नहीं आएगा? तो देख लो, यही तो लिखा हुआ है। टेम्परेचर ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ अ रॉड इज सिंपल एवरेज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ एंड पॉइंट्स। यस, अगर यूनिफॉर्म रॉड है, यहाँ का 100 है, यहाँ का 0 है, तो गारंटी यहाँ का क्या होगा? 50 होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो इस बात को आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना है, एंड इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट,
कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? इसका जो y कोऑर्डिनेट है क्या वही टेम्परेचर देगा? ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि यहां पर dt by dx क्या है? कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया? ओके। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ भी हो गया। ओके, क्लास जैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में नहीं आता कि कहना क्या चाह रहा है। पहले तो समझिए एक रिंग है। पहले आपने इनपुट यहां लिया है, ये पॉइंट है आपका ए और ये पॉइंट क्या है आपका बी। ठीक है, यहां पे सोर्स है, यहां पे सिंक है, और इस केस में जो हीट फ्लो हो रहा है उसका रेट 1.2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1.2। तो मैं आपसे बहुत सिंपल सा सवाल पूछना चाहूंगा। मान लीजिए इस पॉइंट का टेम्परेचर टी ए है और इस पॉइंट का टेम्परेचर क्या है? टी बी। मान लीजिए इस एक का जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो आर है। कितना है? ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। अगर मैं आपसे पूछूं, ये आपको 4 इस तरीके की रॉड मान लीजिए, तो आर और आर ऊपर वाले सीरीज में पैरेलल में, तो आर और आर, आर और आर, 2r 2r। क्या क्लियर है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस केस में बताइए हीट फ्लो क्या होगा, तो आपको वो वैल्यू दी है 1.2, जिसकी वैल्यू लिखेंगे डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना लिखेंगे? टी ए माइनस टी बी अपॉन आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना है? आर। वंडरफुल, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अगली कहानी की चर्चा करते हैं। अगली कहानी क्या है आपके सामने वो देखिएगा। ये है, ये जो पॉइंट है ये है ए और ये है पॉइंट बी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, वो खुद बोल रहे हैं। आप देखें ए और बी पॉइंट जो है वो उनके बीच का एंगल 90 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 90। लो ये आर, ठीक है। आर 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 कितने हैं? ये 3r। आर और 3r सीरीज ऑफ पैरेलल, पैरेलल। तो आर और 3r का मिलके होगा 3r/4। क्या आपको समझ में आ रहा है? आर इक्विवेलेंट यहाँ पर 3r/4 होगा। क्या ये बात सभी को चमक रही है? तो इफ समवन विल आस्क यू कि भैया इसमें कितना होगा, मैंने कहा पता तो नहीं है करंट। मैंने मान लिया I1। कितना मान लिया? I1 बराबर सोर्स और सिंक के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस क्या अभी भी सेम है, डिवाइडेड बाय आर। लेकिन आर की जगह क्या लिखूंगा? 3r/4। इज इट क्लियर? अब आप लोग खुद समझदार हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ये वाली वैल्यू आपको कितनी दी है? 1.2। मतलब ये वैल्यू है आपकी 1.2, तो आपका आंसर होगा 1.2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। कौन सा मैच कर रहा है? क्या क्लियर है सभी को? क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? ओके वंडरफुल, आगे बढ़े भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। सबसे हो गया। 10th डाउट है तुम्हें? किसी को डाउट है? तुम लास्ट कॉर्नर में जो बैठे हुए, क्लास नोट्स पढ़ो जाके। क्या पढ़ो? क्लास नोट्स। ठीक है, क्लास नोट्स में सेम क्वेश्चन है या नहीं है? कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है ना, तो वहां का dt बाई डी क्या होगा? कम होगा। dt बाई डी का मतलब ढलान कम होगा। क्या याद आ रहा है क्वेश्चन? 2 ग्राफ बनाए थे, पूछे थे इन दोनों में से कौन सा सही है। क्या वैसा ही क्वेश्चन है क्या? तो कौन सा सही आ रहा है? सी और डी। बिल्कुल। देखो डी तो होना ही चाहिए, वो तो हीट करंट है। वो तो तुम्हें स्टेडी स्टेट का मतलब ही होता है कि dq बाई dt हर जगह क्या होगा? सेम होगा। तो डी ऑप्शन तो सही है ना? और बी और सी में कंपैरिजन कर पा रहे हो? पहले वाले का के ज्यादा है, दूसरे वाले का? पहले वाले का। जिसका के ज्यादा है वहां पे स्लोप कम होगा। स्लोप कम होने का मतलब ढलान कम होगा। तो कहां पे ढलान कम है? क्या सी में कम है? ओके, क्लियर है सभी को?
बहुत बढ़िया, ये लीजिए भाई, क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक, शीट निकालिएगा। एक मिनट रेस देना। लो, ऑनलाइन में एक जनाब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं रेस का, क्वेश्चन नंबर 9, देख लीजिएगा भाई जिसे डाउट है। ठीक है, क्लास में थोड़ा सा ध्यान रखा करें, ऐसा सवाल पहले भी आ चुका है ओवन में। इसका टेम्परेचर 100 है, इसका 0 है, ये दो रॉड्स हैं और यहाँ बीच वाले का टेम्परेचर कितना दिया है, 70। ये 1 है, ये 2 है ना, यही है ना। 70 है, 30 है अभी, 70। तो रॉड 1 के अक्रॉस कितने का टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, तो ये हमेशा डिफरेंस 30 का ही रहेगा, चाहे मैं इसको पहले लगाऊं और इसको बाद में लगाऊं। ये तो मैंने उस दिन भी बताया था। आपके एक क्वेश्चन आया था ओवन में जिसमें स्लैब 1 के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस पूछा था, स्लैब 1 को अलग अलग तरीके से लगाया गया था, तो मैंने रेजिस्टेंस के थ्रू वो वैल्यू बताई थी। तो मैंने कहा अगर मान लीजिए सपोज मैं ऐसा कर दूं कि रॉड 2 को पहले लगा दूं और रॉड 1 को बाद में लगा दूं, तब पूछा जा रहा है जंक्शन का टेम्परेचर। तो मैंने कहा कि देखो रॉड 1 के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितने का है, 30 का, तो अभी भी 30 का ही रहना चाहिए। अरे रहना चाहिए, तो अभी भी 30 का रहेगा, तो रॉड 1 यहां लग गई है, तो अभी ये डिफरेंस 30 का, तो यहां पर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 70। सॉरी, 0 है वहां पे, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 30। तभी तो ये 0 है और इधर 30 है, तभी तो डिफरेंस कितने का आएगा, 30 का। तो पहले जंक्शन का टेम्परेचर 70 था, तो अब कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सिंपल सा ये सवाल था। हाँ भाई, एक्सरसाइज ओवन। यस, क्वेश्चन नंबर 45। 45 हो गया, कैसे किया भाई, ये जनाब बताएंगे भाई। हाँ बेटा, उनको बुलाओ, तुम्हारे पीछे जो है खड़े हो। हाँ हाँ तुम ही, मास्क। हाँ, खड़े हो तो जाओ, बैठ, तुम बैठे रहो। अबे, हाँ तुझसे ही बात कर रहे हैं। अबे तू बैठ जा भाई। हाँ, क्या बोल रहा है, होमवर्क अटेम्प्ट नहीं किया था, इसी बैच में हो, इसी में क्लास करते हो, तो किसकी क्लास चल रही है, हैं? क्या, नहीं अच्छा, इतना ज्यादा अर्जेंट हो गया था, अच्छा तो मना कर दिया था होमवर्क करने के लिए। अगर तुम्हारी लाइफ में वो सारी चीजें ज्यादा जरूरी है, ठीक है, या पेरेंट्स ने आपको बिल्कुल डिनाई कर दिया था कि बेटा तुम्हारे पास 1 घंटे का भी समय नहीं था, तो क्लास क्यों आए हो यार, घूम लेते तुम। मैं मजाक समझ रखा है क्या ये, धर्मशाला है क्या ये। आज मुझे 11th में पढ़ाते हुए 8 महीने हो गए और मुझे अभी भी यहाँ पे तुम्हें ये समझाना पड़ेगा क्या इंपॉर्टेंट है। काय को जेई की तैयारी कर रहे हो, जिस दिन जेई का एग्जाम होगा एक दिन पहले बोल देना मुझे बाहर घूमने जाना पड़ेगा, सॉरी मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। आप एग्जाम की डेट को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि मेरा एक दिन का पहले का हॉलीडे का प्लान हो गया है, तो मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, तो सॉरी फॉर दिस। आप अगर शिफ्ट कर सकते हैं तो देख लीजिए, मैं तो नहीं दे पाऊंगा। व्हाट विल यू डू। नहीं सर उस दिन नहीं, सर उस दिन तो मैं प्लान आगे शिफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन सर एग्जाम जरूर दे करके आऊंगा, जीवन का सवाल है, तो ये सवाल नहीं है। तमाशा बना के रख दिया तुम लोगों ने, हर दिन हर क्लास
मेरा पूरा सेशन ऐसे ही निकल गया ये समझाते हुए, फिर भी मुझे कुछ नमूने यहाँ पर ऐसे दिखाई दे जाते हैं। हाउ कैन यू अटेंड दिस क्लास यार, यू कांट डिजर्व, तुम तो डिजर्व ही नहीं करते मेरी क्लास में बैठने के लिए। और तुम्हें पहले से पता है, मैं किसी से पूछता हूँ तुमने होमवर्क किया या नहीं किया, मुझे खुद पता होता है कि कौन क्या कर रहा है तमाशा। और है ऐसे कुछ और नमूने जो बैठे हुए हैं अभी यहाँ पर। और संडे था भाई कल, ठीक है, क्लास अभी आपकी मेरे हिसाब से अगर किसी के पास वक्त रहा हो ना तो बहाना मारने की जरूरत नहीं है, 90 मिनट में पूरा होमवर्क हो जाता है। ठीक है, रेस प्लस शीट मिलाकर के 90 मिनट से 1 मिनट ज्यादा नहीं लग सकता। ठीक है, क्या जिस दिन से क्लास खत्म हुई है, क्लास तुम्हारी आई थिंक कब खत्म हुई थी, सैटरडे को, उस दिन से घूमे जा रहे हो, नॉन स्टॉप चले जा रहे हो तुम। हाँ, तुमसे ज्यादा तो मैं घूम लिया आऊंगा, जितना तुम घूमे होगे ना इस इंटरवल में, सैटरडे से लेकर के अब तक, उससे ज्यादा तो मैं घूम करके आ गया हूंगा। ठीक है, और उसके बाद भी मैंने भी अपने सारे काम किए होंगे जो कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होंगी, चाहे वो कोई क्वेश्चन पेपर बनाने की दी गई हो, चाहे क्लास लेने की दी गई हो, चाहे किसी का डाउट क्लियर करने की दी गई हो। ये नहीं एक्सक्यूज मारूंगा, नहीं नहीं मैं तो घूमने जा रहा हूं तो सॉरी, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। इट्स ऑल अबाउट योर प्रायोरिटीज बेटा, ये बहाने एक्सक्यूज मत दिया करो, मेरे को सुनाई कहां देते हैं। हाँ, मुझे सब सुनाई नहीं देता। संडे को घूमने गए थे, आज कर लेते हैं, आज कर लेते। अच्छा अच्छा, अच्छा तो फिजिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रही तुम्हारे लिए, बकवास बंद करो, मुझे सुनाई नहीं देता ये सब चीजें। बैठ जाओ। क्या सोच कर के आए हैं, जेई जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? क्यों पेरेंट्स को बेवकूफ बना रहे हो यार, मजाक है क्या? तुम्हारे जैसे नमूने हजारों घूम रहे हैं। यस, चलिए कम बैक टू द ट्रैक। 45, किसी को डाउट? ऑलवेज बी केयरफुल कि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो किस में ले, केल्विन में ले। जैसे केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हें तुरंत समझ में आने लग जाएगा। क्या ये बात क्लियर है भाई? 2 टाइम्स हो जाता है आई थिंक। ठीक है, मतलब आधा हो जाता है। बिल्कुल समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 47 हो गया, 48 हो गया, बन रहा है क्वेश्चन? ठीक है, 49। देखो यहाँ पे 49 में आपको क्या चेक करना है, आपसे पूछा गया, देखो ये तो समझ में आ रहा है जिसकी एमिसिविटी ज्यादा होगी क्या उसी की एब्जॉर्प्टिव पावर भी ज्यादा होगी। ठीक है, अब ये कैसे चेक करें एमिसिविटी किसका ज्यादा होगा, तो क्या करो, इस पॉइंट पर अगर मैं आपसे पूछूं स्लोप किसका ज्यादा होगा, स्लोप जिसका ज्यादा होगा जिसमें ढलान ज्यादा होगा। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट अगर आपने ड्रॉ करी तो नीचे वाले ग्राफ पे टेंजेंट का स्लोप और ऊपर वाले पे स्लोप का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, क्या देखना है, मैग्नीट्यूड। ये एक्स है ये वाई है, तो देखो ये किसका स्लोप ज्यादा है, एक्स पे या वाई पर, क्या दिखाई दे रहा है? तो वाई का अगर स्लोप ज्यादा है तो उसका मतलब यहां पर dt बाई डी टी की वैल्यू y के लिए ज्यादा होगी एज कंपेयर टू dt बाई डी टी की वैल्यू किसके लिए, x के लिए, सॉरी, ज्यादा होगी। जिसके लिए dt बाई डी टी की वैल्यू ज्यादा होगी उसी की एमिसिविटी भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं ई वाई शुड बी ग्रेटर देन ई एक्स। हम यहाँ पर ये जो भी आंसर दे रहे हैं ये अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट करते हुए दे रहे हैं। अदर फैक्टर कांस्टेंट मतलब एरिया, एम, एस, वो सब आइडेंटिकल मानते हुए दे रहे हैं, क्योंकि अगर उसके बारे में कुछ भी गिवन नहीं है तो हमें सेम लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए, इट वॉज द 49। इसके बाद कहाँ था? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 62 हो गया। ये तो वही फ्रैक्शनल चेंज वाला सवाल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 ये भी हो गया। आसान है क्या चैप्टर? बहुत बढ़िया, किसी को डाउट हो तो हैंड रेज कर देना भाई। 63 सभी से हो गया है? ओके वंडरफुल। 65 ये भी हो गया। ये तो बहुत ही चूरन सवाल है। ठीक है, ये तो देखते ही हो गया होगा। 66 हो गया।
ऊपर वाला जो आंसर आ रहा होगा उसका उल्टा ही आ रहा होगा, सेम आ रहा होगा, सेम आएगा। टेम्परेचर ड्रॉप पूछा है, बिल्कुल। 67, 67 टेम्परेचर ग्रेडियंट अक्रॉस द रॉड ए एंड बी। टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो एक बात बताओ भाई, टेम्परेचर ग्रेडियंट का ए के अक्रॉस निकालना है ना, तो इसका मतलब बेसिकली हमें dt बाई डी एक्स निकालना है। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे लिख सकते हैं, मान लो जंक्शन का टेम्परेचर तुम निकाल लिए 100 माइनस टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय एल। क्या टेम्परेचर ग्रेडियंट ए का आ गया? दिस इज द dt बाई डी एक्स ऑफ ए। समझ में आया क्या लिखा है? ये तो आगे टेम्परेचर ग्रेडियंट ए का, जंक्शन का टेम्परेचर तुम निकाल सकते हो, जंक्शन का टेम्परेचर और भी तरीके हैं करने के, मैं ऐसे बता रहा हूं। दूसरे वाले का क्या लिखेंगे? T माइनस 0 डिवाइडेड बाय L, दिस इज व्हाट? dt बाय dx, दिस इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ B। क्या आपके पास जंक्शन का टेम्परेचर आ जाएगा, तो क्या उसके बाद आप यहां से टेम्परेचर ग्रेडियंट का रेशियो निकाल सकते हैं? क्या आंसर मैच नहीं कर रहा? कर रहा है, बहुत बढ़िया। O2 में आ जाइए। कहां से दिया था? अच्छा 13 से दिया था क्या? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ये तो क्लास नोट्स में चर्चा हो चुकी है। कौन सा गुलाब जामुन जल्दी ठंडा होगा और कौन सा पिज्जा? जो तो अब तुम जीवन में ना भूलोगे। क्वेश्चन नंबर 14, 14 देखो ध्यान से, वैसे कुछ खास है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें समझ में तो आना चाहिए। The experimenter must know or measure the value of all the quantities below except the। एक एक्सपेरिमेंटर है जो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है और जिसमें एक कॉपर की वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को क्या करना चाहता है? मेजर करना चाहता है। मतलब एक अननोन मटेरियल है जिसकी स्पेसिफिक हीट को वो क्या करना चाहता है? मेजर करना चाहता है। A lump of water is heated in an oven then dropped into a beaker of water। ठीक है, एक देखिएगा, यहाँ पे मान लीजिए एक पानी है, किसी टेम्परेचर पे रहा होगा, और यहाँ पे ला करके आपने एक कॉपर ब्लॉक को डुबा दिया, कॉपर ब्लॉक को किसी हाई टेम्परेचर पे रखा और यहाँ डुबा दिया। जैसे डुबाओगे तो क्या होगा? पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर द एक्सपेरिमेंटर मस्ट नो और मेजर द वैल्यूज ऑफ ऑल द क्वांटिटीज। तो हम यहाँ पर ये फंडा बोल सकते हैं कि कॉपर यहाँ हीट रिलीज करेगा और ये पानी हीट क्या करेगा? एब्जॉर्ब। पानी भी करेगा और साथ ही साथ ये जो कंटेनर है वो भी करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉपर ने जो हीट रिलीज करी होगी उसको लिखेंगे मास ऑफ अ कॉपर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इंटू फाइनल जो भी टेम्परेचर आओ T माइनस T नॉट, मान सकते हैं, ठीक है। ये बराबर ये हीट किसने एब्जॉर्ब कर ली? पानी ने और कैलोरीमीटर ने। पानी ने और कैलोरीमीटर मतलब वीकर, कैलोरीमीटर मतलब वीकर। तो यहां पर हम कहेंगे कि मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। पहले मान लो वाटर का जो टेम्परेचर था वो T1 था, कितना था? T1। बाद में कितना हो गया? T। तो हम ये कह सकते हैं कि कितना टेम्परेचर में चेंज आया? पहले T1 से T बढ़ गया ना, इसका पहले टेम्परेचर, एक मिनट ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे T0 माइनस T लिखना चाहिए, ठीक है। ये T0 से T पे आएगा और ये T1 से T पे जाए, ठीक है। तो पानी का बढ़ा तो पानी का लिख देंगे T माइनस T1 प्लस जो भी बीकर है उसका भी है तो ये T माइनस। ये समझ आ रहा है? आप ऐसे लिख लो, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर आपको पता है, ठीक है। इनिशियल फाइनल टेम्परेचर अगर पता चल जाएंगे तो इसकी हेल्प से ये निकल आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड बीकर पता होनी चाहिए या नहीं? नहीं पता होगी तो काम चल पाएगा? नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि कितना इसने पानी ने एब्जॉर्ब किया और कितना बीकर ने, ठीक है।
ओरिजिनल टेम्परेचर ऑफ द कॉपर एंड द वाटर। भैया टेम्परेचर नहीं पता होगा तो टेम्परेचर डिफरेंस कैसे निकालोगे? फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ कॉपर एंड वाटर, क्या ये भी पता होना चाहिए? टाइम टेकन, क्या ये इक्वेशन लिखते समय हमें टाइम की कोई जरूरत है क्या? तो ये तो मैं ये कहता हूँ कि तुम बस ऑप्शंस पढ़ते तुम्हें अपने आप ही समझ आ जाता, देखते ही समझ आ जाता, क्योंकि चार में से कोई एक ही सही होना था। तो कुछ अजीब सा कुछ एक ही टर्म लग रहा था, दैट इज व्हाट, टाइम। तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। कितना वक्त लगा इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में? कितना वक्त लगा इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में? सुनिएगा सब, उससे इस इक्वेशन को कोई लेना देना नहीं है। आपको पता होगा नेट हीट एब्जॉर्ब बराबर नेट हीट जो भी एमिट हुई है, जो हम लिखते हैं, तो उसमें ये थोड़ा ना लिखते हैं कि कितना वक्त लगा। टाइम चाहे कम लगाओ या ज्यादा लगाओ, एनर्जी की इक्वेशन तो यही बनेगी ना भाई। ठीक है, ओके। ये कौन है? एक मिनट सर, कैन यू प्लीज डिस्कस द इट हैज नॉट बीन डिस्कस। बेटा स्वराज, यहाँ पे अननेसेसरी मैसेज टाइप मत करो, यहाँ पे मैं वही डिस्कस करूंगा जो मैंने अपनी क्लास में डिस्कस नहीं किया है। अब तुम कहीं और क्लास करके आ रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 को फिर से डिस्कस करूंगा, कि मेरी यहाँ पे जिम्मेदारी है कि हर बैच के बच्चे को पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पर। सेंसलेस बातें करना शुरू कर देते हैं कि सर मैं इस बैच में हूँ, मेरे लिए बता दीजिए सर, मुझे ये दिक्कत है, मेरे को बता दीजिए। अबे क्या ठेका लगा रखा है क्या? और अगर आपने नहीं पढ़ा तो जस्ट गो, रिकॉर्डेड है ना तुम्हारे पास, देखो रिकॉर्डेड को। क्वेश्चन नंबर 15, 15 हो गया पक्का? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्लास नोट्स पढ़ो, क्लास में है बायोमेट्रिक स्ट्रिप, निकाल चुके हैं एक्सप्रेशन, जाके देखो इसको। इसके बाद क्या था? यस, 21 सी पार्ट, at least some of water freezes. Equilibrium temperature is below the freezing point of water. इसके लिए ना बेटा इसको देखो कॉलम 2 को, है ना, तो तुम्हें शायद अपने आप ही समझ में आने लग जाएगा। हो सकता है कि तुम शायद ग्राफ्स को रीड ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, जैसे कि अगर तुम पी वाले को देखो, ठीक है, पी वाले को, तो उसमें पहले उसका टेम्परेचर डिक्रीज किया है, देखो ध्यान से, ठीक है, रीड करना सीखो ग्राफ्स को, है ना, अपने आप समझ में आ जाएगा तुम्हें। देखो ये इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है और इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। अब एक पॉइंट ऐसा आया, इसके बाद इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब इसने आइस बनना क्या कर दिया है? शुरू कर दिया है। इस बात को समझो, इसने आइस बनना शुरू कर दिया है, लेकिन ये जो है इसका टेम्परेचर फर्दर अभी भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये अभी भी क्या है? बर्फ है। ये अभी भी क्या है? बर्फ है। इसके नीचे यहां पर ये आपको समझ में आना चाहिए, दैट विल बी द 0 डिग्री सेल्सियस। जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। इसके बाद ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हुआ, लेकिन ये अभी भी नीचे है, तो नीचे है तो इसका मतलब ये अभी भी हीट लॉस कर रहा है, मतलब यहाँ पे वाटर फ्रीज हो रहा है। वाटर क्या हो रहा है? फ्रीज। तो वाटर फ्रीज हो रहा है तो जो हीट लॉस कर रहा है वो हीट यहाँ पर इस आइस का टेम्परेचर बढ़ा रही है, और फाइनली यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ चुका है। नहीं समझ पा रहे? तो बताओ भैया, यहाँ पे पानी फ्रीज हुआ या नहीं हुआ? और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना है? 0। जैसे ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, इसके बाद ये भी पूरा बर्फ बन गया। क्या बन गया? बर्फ तो था ही, सॉरी, बर्फ 0 पे आ चुका है। बर्फ कहाँ आ चुका है? 0 पर। तो फाइनली आपके कंटेनर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? आइस एंड वाटर मिक्स। क्लियर? आगे बढ़ो, क्यू को देखो, अपने आप देखना, अपने आप ग्राफ को रीड करो, ठीक है। इसके लिए क्या है, हमें थोड़ा सा अपने सेंसेस को यूज करना चाहिए, दिमाग चलाते रहना चाहिए। ये ग्राफ ऐसे घट रहा है, इसको देखो, टेम्परेचर बढ़ा,
इसके बाद ये कांस्टेंट रहा, इसका मतलब जब कांस्टेंट तो वो 0 है, तो इसका मतलब पहले ये आइस था नेगेटिव में, आइस का टेम्परेचर बढ़ा, 0 हुआ, उसके बाद आइस ने क्या बनना शुरू किया, पानी। आइस ने क्या बनना शुरू किया, पानी। जब आइस ने पानी बनना शुरू किया तो क्या इसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहा? फिर इसके बाद ध्यान से देखना, इसका टेम्परेचर फिर बढ़ना शुरू हो गया। क्या मैं कह सकता हूं ये पूरा बर्फ पानी बन चुका है? पानी बनने के बाद क्या इसका टेम्परेचर बढ़ा है? और फिर इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये दोनों क्या है, सेम। तो इसका मतलब ये किसी 0 के ऊपर ही होगा। मान लो कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, मान लो 5 डिग्री सेल्सियस मान लिया, क्या मान लिया, 5। तो 0 के ऊपर तो ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, पानी प्रेजेंट होगा। क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड कर पा रहे हो? तो इसका मतलब ये केस ऐसा है कि बर्फ थी जो कि पानी बन चुकी है और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के क्या है, ऊपर है। इज इट क्लियर? ओके, आर को अब पहचानो। देखो आर को, आर वाले में क्या हो रहा है, ऊपर वाले को देखो ध्यान से, पहले टेम्परेचर घटा, जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन है तुरंत समझ जाओ वो 0 है, वो क्या है, 0। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर वहां होगा जहां पे दोनों लाइन मिल रही होंगी। तो देखना जरा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या 0 के भी नीचे आ गया है? अगर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 के नीचे आ गया तो इसका मतलब फाइनली कंटेनर के अंदर क्या है, सिर्फ आईसी आइस है। नहीं समझे? अब देखना एस वाला, देखो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0, देखो ध्यान से, क्या फाइनल 0 है? तो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होगा, आइस और वाटर। समझ गए? ठीक है, सोचिए आराम से, ज्यादा नहीं बताऊंगा। क्या हो जाएगा ये? ठीक है, S1 में क्या दिया था? कुछ भी नहीं दिया था। कौन सी एक्सरसाइज थी? सिर्फ S2 दी थी। और कुछ था इसके अलावा? एडवांस में कितने क्वेश्चन थे? एडवांस निकालो, पुराने क्वेश्चन रह गए थे ना कुछ। एडवांस निकालना जरा। बातचीत नहीं, आई थिंक 3 दिया होगा। यस, हाँ हाँ ठीक है, बस जैसे डाउट हो बोलता जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, हाँ वो गलत लिखा हुआ है उसमें, यूनिट से देखकर समझ में अभी आ रहा है और वैल्यू भी हमें वैसे याद है। ठीक है, जो हीट कैपेसिटी है वो हीट कैपेसिटी नहीं है, जो 2100 लिखा हुआ है दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि 0.5 होता है कैलोरी में, उसी को अगर आप जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 2100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 2100। ठीक है, मास एम ग्राम। इसके अलावा और कोई डाउट? क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 में और कोई डाउट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, वैसे तो ये क्वेश्चन अभी आप लोगों से हो नहीं पाएगा क्योंकि आपने एसएचएम नहीं पढ़ा हुआ है। जब 12th में जैसे एंटर होंगे तो आपको एसएचएम पढ़ाया जाएगा। ठीक है, वैसे मैं अभी बता देता हूँ तरीका क्या है। ठीक है, एक 1 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वायर ऑफ नेग्लिजिबल मास। यहाँ पर एक मास को हैंग किया गया है जिसका मास है 0.1 kg। ठीक, लेंथ ऑफ अ वायर दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, मास इज पुल्ड, इसको मास को थोड़ा सा पुल करके छोड़ा गया, तो ये इस तरीके से एसएचएम कर रहा है और हमसे ओमेगा के बारे में बोला गया। तो आप याद रख सकते हैं कि जो ओमेगा की वैल्यू होती है ना, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम। के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। सर यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट तो दिया ही नहीं है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने इसके बारे में चर्चा क्लास में करी थी।
मैंने बताया था कि एक रॉड भी एक स्प्रिंग की तरह ही है और इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ होता है, क्या वो याद है? कितना होता था? ए वाई अपॉन एल, क्या यही था भाई? आई होप सभी को याद होगा, पक्का भाई? ठीक है, यही है ना भाई, देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर k की जगह ए वाई अपॉन एल, तो ओमेगा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ ए वाई अपॉन एम इंटू एल। अब देखो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू दी हुई है कितनी, 140। एरिया दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4.9 इंटू 10 की पावर -7। वाई भी दिया हुआ है, नहीं वाई निकालना है, ये नहीं पता। एम पता है, हाँ पता है, और लेंथ भी दी हुई है, सब तो दे ही दिया। लेंथ कितनी दी है, 1। तो क्या इसको सॉल्व करके स्क्वायर करके वाई आ जाएगा? अगर वाई आ गया तो एन की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको लग रहा होगा सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो इसके लिए हम एसएचएम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एसएचएम, ठीक है। एसएचएम के बाद ये बातें आपको समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। हाँ ये सही बात है, आंसर नियरली लिखा होगा, एम के जी मास इज नियरली, आंसर आएगा आपका 3.14। बिल्कुल, आंसर क्या दिया हुआ आपको, 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 9th में डाउट है बेटा, पढ़ो जल्दी से इसको। क्या 7th में डाउट है? 7th तो दिया ही नहीं होगा अभी है, इसलिए डाउट था। 9th में किसी को डाउट है क्या? ठीक है, अच्छा और भी है क्या? देखिए पहले तो 12th क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखिए कि ये ग्राफ उल्टा बना हुआ है। उल्टा मतलब इन्होंने वाई एक्सिस पे स्ट्रेन को बनाया और एक्स एक्सिस पे स्ट्रेस को बनाया। तो थोड़ा सा ध्यान देखें, इस ग्राफ को ऐसे देखेंगे तो चर्चा कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका जो स्लोप है ना, स्लोप वो आपको वाई नहीं देगा, वो 1/y देगा। तो जिसका स्लोप कम होगा उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा। तो एक बात बताइए, पी और क्यू में से किसका स्लोप कम है? क्यू का। क्या दिखाई दे रहा है? तो जिसका स्लोप कम, क्या वो बॉडी मोर इलास्टिक होगी? तो अगर हमसे पूछा जाए विच बॉडी इज मोर इलास्टिक या यंग्स मॉडुलस पर कमेंट करना हो, तो हम कहेंगे कि क्यू बॉडी का यंग्स मॉडुलस, क्या मैंने बोला, क्यू बॉडी का यंग्स मॉडुलस क्या पी से ज्यादा होगा? ओके। अब बात करते हैं डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस की। इसके बारे में भी काफी डिटेल में चर्चा हुई है। एक बात आपको समझ में आती होगी, उस पॉइंट के आगे ग्राफ जितना पहुंच जाए डी से ई के बीच में, क्या वो उतना ही डक्टाइल है? तो बताइए कौन है, पी और क्यू? डक्टिलिटी के पी की क्यू से ज्यादा होगी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो डक्टाइल की अगर बात की जा रही है तो पी इज ग्रेटर देन क्यू। और कोई ऑप्शन? टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए मैक्सिमम वाली वैल्यू देखते हैं, और वो ब्रेकिंग स्ट्रेस किसका ज्यादा आ रहा है, पी का, ठीक है। थोड़ा सा पी आगे है, जिसको नहीं दिख रहा हो थोड़ा सा आगे बना लेना, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर करके ऐसा लगता है कि बराबर पर है, लेकिन वो बराबर नहीं है। उन्होंने, हो सकता है कि जिन्होंने ये ऑपरेटर्स ने बनाया उस बात का ध्यान ना रखा हो, लेकिन एक्चुअली में जो जेई में जब क्वेश्चन आया है तो इस तरीके से है ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये वाला पॉइंट डेफिनेटली इस पॉइंट से क्या है, आगे है, ठीक है। इसीलिए पी का ब्रेकिंग स्ट्रेस क्यू से क्या है, ज्यादा है। क्या क्लियर है भाई? ओके। S2 के इन क्वेश्चंस को दोबारा समय दें, आई होप 3 में ही डाउट आना चाहिए। 3 के अलावा तो 4, 5 और 6 में कोई खास वजह हो नहीं सकती कि डाउट ना आए, ठीक है। फिर भी दोबारा अटेम्प्ट करिए, कल डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। क्लास नोट्स निकालिएगा। देखिए ये सारे, ये जितने भी चैप्टर्स चल रहे हैं, वैसे तो मैं काफी बार बता चुका हूँ लेकिन फिर भी बताना पड़ता है मुझे। ये जब से आपका मैकेनिक्स कंप्लीट हुआ है ना,
और उसके बाद जो हमने ये नई सीरीज स्टार्ट करी है थर्मल फिजिक्स में, जिसमें हमने बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स पढ़े, इलास्टिसिटी, कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, फिर हीट ट्रांसफर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके आगे केटीजी थर्मोडायनेमिक्स की, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है। ठीक है, हो सकता है शायद अभी तक आपको ये रियलाइज ना हुआ हो, लेकिन मैं बता देता हूँ, मैकेनिक्स का अपने आप में कोई भी बाउंड्री डिफाइन नहीं है। मैं आपको मैकेनिक्स में इतने टफ से टफ क्वेश्चंस दे सकता हूं कि अगर आप 20 साल फिजिक्स पढ़ने के बाद भी मेरे पास आ जाएंगे तो भी मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस का खजाना रहेगा कि तुम्हारी बैंड बजा दूं मैं। मतलब देयर इज नो लिमिट फॉर अ मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स में कोई भी बाउंडेशंस नहीं हो सकती हैं। आपके फंडामेंटल कितने भी स्ट्रांग हो, फिर भी मैकेनिक्स में अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं और बहुत बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर स्कोर करना, मैं ये नहीं कह रहा मैकेनिक्स टफ है, मैकेनिक्स बहुत आसान है, होपफुली आपके लिए रही होगी आसान। ठीक है, मतलब जेई लेवल की मैकेनिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो जेई लेवल की मैकेनिक्स टफ नहीं है। ठीक है, जेई लेवल की तो मैकेनिक्स हमारे लिए क्या है, बहुत आसान है, और जिस प्रोफाइल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो टफ नहीं होते। लेकिन मैकेनिक्स में स्कोर करना उतना आसान काम नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये जो पढ़ाया जा रहा था, जितना पढ़ा रहा हूं उतना अगर तुमने तमीज से पढ़ लिया, जितना करा रहा हूं उतना अगर तुमने बहुत अच्छे से कर लिया, एक एक चीज को अगर ध्यान से सुनते गए, तो यहां से सवाल आए और तुमसे बन जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, लोग इस सेक्शन को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। पूछा जाता क्यों नहीं दी, तो कहते हैं सर मजा नहीं आ रहा। मैंने कहा कि अभी हम जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो मजे लेने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर जो कुछ भी डिस्कशन कर रहे हैं, वॉट एवर जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपके सामने कल जब 2023 में आप जेई का एग्जाम लिख रहे हो तो आप ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स के सवाल सॉल्व कर पाए। मैं यहां पर बिल्कुल भी इस मोटिव से नहीं पढ़ा रहा हूं कि आपको बहुत जबरदस्त फील आनी चाहिए, 3D में चीजें दिखनी चाहिए। ये मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि उस ऑब्जेक्टिव से आपका जेई में सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं तो ये मान करके चलता हूं कि अगर हम फिजिक्स बहुत सही तरीके से पढ़ रहे हैं और हर चीज को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, तो फील तो एक नेचुरल प्रोसेस है और ये अपने आप ही डेवलप होने लग जाती है। जैसे मैं, बहुत रेयर होता है कि आपको किसी चीज की फील दिलाने की कोशिश करूं, जो तरीका होता है मैं स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो करता हूं, अपनी बात को आसान शब्दों में रखने की कोशिश करता हूं, और जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है उसके अंदर वो फील अपने आप ही क्या हो जाती है, समय के साथ डेवलप हो जाती है। जब टू का टेबल एक छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है तो उसको टू के टेबल की फील नहीं दिलाई जाती है कि बेटा ये टू का टेबल कैसे बना, इट्स अ सक्सेसिव एडिशन, चीजों को ऐड करने से टेबल बना। वो पहले दिन चांटा मार देगा अपनी मैडम के, ऐसा है, बकवास मत करो। ठीक है, ठीक है, उसको चुपचाप से रटाया जाता है। क्या कराया जाता है, रटाया, ऐसे होता है, ऐसे होता है। जब उसका वक्त आता है, जब उसका मेंटल लेवल इतना हो जाता है, तो उसको अपने आप ही समझ में आ जाता है कि यार टेबल वेबल तो ड्रामा था, इट्स जस्ट अ सक्सेसिव एडिशन। फिर जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर अपने छोटे भाई बंधुओं को हम वहां पे जाकर के एकदम से बॉन्ड बनते हैं उनके सामने फैंटम, और बोलते हैं कि तू पूछ किसका टेबल पूछेगा, सारे याद है। वो कहेगा भैया सारे, हाँ कहाँ तक भैया याद है, 50, अबे पागल है 50, तू 50,000 का पूछ ले, 99 का सुनाऊं, हम भी चालाक होते हैं, 149 का सुनाऊं, ऐसे लेंगे जो एक दो डिजिट ऊपर नीचे हो रहे हो, है ना। तो यही फिजिक्स है भैया, है ना। फिजिक्स में हम लोग यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्टिव से हैं कि हमें मैक्सिमम स्कोर करना है, और मैक्सिमम स्कोर करने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी वो नहीं होती जो हमें फील लाने के लिए, तो फिर तो मुझे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। थर्मल एक्सपेंशन अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो यहाँ पे एक लैब स्टैब्लिश करनी चाहिए, और मैं यहाँ पे एक क्यूब लेकर के आऊं, फिर देखो देखो ये 0 है, अब चलो इसको गर्म करेंगे, अब देखो ये गर्म हो गया तो शायद ये एक्सपेंड हुआ होगा, तो देखो अब इसको रिंग से पास करेंगे। फील तो तब आती है भाई, तब तो वो तो लैब में जाकर के आ पाएगी। तो फील गई तेल लेने, फील कहाँ गई, इसलिए तुम्हें याद होगा मैं शुरुआत से डायलॉग बोलता रहा हूँ कि फील कहाँ गई, तेल लेने। हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है भैया, ठीक है। और कोई मुझसे कहता है कि लोग ऐसे मैसेज आते हैं, कहते हैं कि सर मुझे फिजिक्स की फील नहीं आ रही, क्या आप फील दिला देंगे। मैंने कहा फील मुझे ही नहीं आ रही, तुझे कहां से दिलाऊंगा। ठीक है, ठीक है, फील लाना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। जब सही वक्त आएगा, जब हमारा ब्रेन इतना डेवलप हो जाएगा, तो फील तो अपने आप बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और अपने आप ही सारी चीजें दिखने लग जाएंगी। वी हैव टू डेवलप योर अप्रोच, हमें अपने अप्रोच को डेवलप करना है, अपनी थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना। और ये जो पढ़ाया जा रहा है, आने वाले 15-20 दिन और रह गए मेरे हिसाब से, उसके बाद कहानी खत्म होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट आई थिंक कितनी डेट है, 3 जनवरी
28 जनवरी को सब कुछ बाइंड अप हो जाएगा, आपकी 11th क्लास का पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आगे ज्यादा कुछ बचा नहीं है, मुश्किल से कहानी आपकी 15-20 लेक्चर की और बची हुई है, ठीक। लेकिन इन 15-20 लेक्चर में जो कुछ भी पढ़ाया जाए इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी किसी एक वर्क, पावर, एनर्जी और सेंटर ऑफ मास जैसे चैप्टर्स की होती है, इवन उससे भी ज्यादा है, इवन उससे भी क्या है, ज्यादा है। क्योंकि यही वो चैप्टर्स हैं जो तुम्हारा सिलेक्शन कराने में और एक अच्छी रैंक लाने में तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक है। यही वो चैप्टर्स हैं जो डिफरेंस क्रिएट करेंगे तुम में और एक उस स्टूडेंट में जो कोटा शहर में नहीं पढ़ा है, जो कहीं एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट से पढ़ा है या किसी किताबों से पढ़ा है, ठीक है। मैकेनिक्स हिंदुस्तान में हर बच्चे को आती है, चाहे वो किसी भी कोने में रहता हो, इस बात को याद रखना, ठीक है। मैकेनिक्स पढ़ाने वाले बहुत सारे धुरंधर हैं, क्योंकि मैकेनिक्स को पढ़ाने के लिए कोई एक्स्ट्रा स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ती, और मैकेनिक्स तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बताया, सीधे आगे बढ़े, दैट्स ऑल। ये वो चैप्टर्स हैं जो तुम्हारे बीच में और अलग स्टूडेंट्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो इन चैप्टर्स को बहुत तमीज से पढ़ना है। याद रखना, लास्ट का मोमेंटम चल रहा है तो लोग क्या करते हैं, ठीक है चैप्टर्स जो एंड में पढ़ाए जाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये एक साइकोलॉजी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चैप्टर पहले दिन पढ़ाया गया था और चाहे जो आखिरी दिन पढ़ाया जाए, हर चैप्टर की इंपॉर्टेंस है तभी आपको पढ़ाया जा रहा है। इंपॉर्टेंस नहीं होती तो ना हमारे पास इतना वक्त है ना तुम्हारे पास है कि हम यहाँ पे तुम्हें टाइम पास करने आए। यहाँ पे सिर्फ उतना ही पढ़ाया जा रहा है जो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाई जा रही है। क्या ये बात क्लियर है सभी को, ठीक है। तो कुछ आए या ना आए, लेकिन सभी की थर्मल फिजिक्स और इसके बाद अगला जो चैप्टर आएगा दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, वो एकदम जबरदस्त होना चाहिए, ठीक है। 1% भी गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। कोई मेरे पास आकर के ये नहीं कह सकता कि सर मुझे समझ में नहीं आया, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं, बस तो मुझ पे छोड़ दो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझना है, फिर तो मेरा यहाँ खड़े होने का मतलब ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो तुम मेरे पे छोड़ दो, समझ में आएगा, बढ़िया तरीके से आएगा, ठीक है। सवाल भी बनेंगे और बन भी रहे होंगे जो सिंसियरली पढ़ रहे होंगे उनसे, ठीक है। अब कोई नहीं पढ़ रहा होगा तो उसके बारे में मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन अगले 15-20 दिन अब तक जितने एफर्ट्स किए हैं उससे थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स मार लेना, क्योंकि चीजों को बाइंड अप करना है। बाइंड अप करने में ये भी कंप्लीट करना है और पुरानी कुछ चीजें हैं उनको भी क्या करना है, बाइंड अप करना है, क्योंकि 12th में एंटर होते ही, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो 12th में एंटर होने के बाद यू डोंट हैव टाइम टू रिवाइज द टॉपिक्स ऑफ 11th। आपके पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं होगा, जो पढ़ना है जो सीखना है आज ही सीख लो। अदरवाइज वक्त पता है कब मिलेगा, जब 12th का सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा। और 12th का सिलेबस कब कंप्लीट होगा, दिवाली के बाद। तो दिवाली तो बहुत दूर है, हमें तो 2 दिन पुरानी पड़ी हुई चीजें याद नहीं रहती, तो दिवाली तक तो हम अपने आप से कोई उम्मीद कर भी नहीं सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होमवर्क रेगुलर बेसिस पे करते रहिएगा और इसका होमवर्क करने में वक्त नहीं लगेगा, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आता है तो हो जाएगा, नहीं आता तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है लेके बैठे हुए हैं, आधा घंटा हो गया 2 क्वेश्चन में ही लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। चलिए हाँ, वहां तक पहुंच चुके थे, ठीक है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ सभी को समझ आ गया, ठीक है। देखिएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। लॉ है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, आई डोंट हैव एनी मैथमेटिकल प्रूफ, ठीक है। लॉ का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लॉज एंड द थ्योरम्स। क्या लॉ को डिफाइन नहीं कर सकते क्या, लॉ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए लैब में, उसके बेसिस पे फैक्टर्स को रीड किया गया, तब जाकर के हमने कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला बना करके निकाला, ठीक है। तो उसका ओरिजिन है एक्सपेरिमेंट्स, उसे हम मैथमेटिकल इक्वेशंस लिख करके प्रूफ नहीं कर सकते, दिस इज लॉ। और मैथमेटिकल थ्योरम्स वो हैं जिनको जो भी हमने लॉज पढ़ी हैं उनकी हेल्प से क्या कर सके, प्रूफ कर सके। लॉ का मतलब ये नहीं हो सकता जिसको डिफाइन नहीं कर सकते। ये क्या मतलब है, डिफाइन तो तुम्हारे मूड को भी नहीं कर सकते है? तो तुम्हारा मूड इज लाइक अ लॉ है। मूड क्या हो रहा है सर, पकौड़े खाने का हो रहा है,
आई कांट डिफाइन, फिर थोड़ी देर बाद चेंज हो गया, ये सब नहीं होती बकवास, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, पहली बात तो ये देखें ध्यान से, ये वैलिड है, वैलिड इफ टेम्परेचर difference between body and surrounding is small. ये तभी वैलिड है जब सराउंडिंग और बॉडी के टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, स्मॉल होगा। इंटरेस्टिंग बात ये है कि लिखवा जरूर दिया गया है, लेकिन जेई में अगर ये डिफरेंस ज्यादा भी है तो भी धड़ल्ले से वो यूज करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं वहां बैठकर, क्योंकि अगर मान लो ज्यादा है तो उसके लिए कुछ और होगा, वो तो तुम्हें पढ़ाया नहीं जाएगा, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। तो जो भी पढ़ाया जा रहा है वो तभी पढ़ाया जा रहा है जब टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सराउंडिंग एंड बॉडी क्या है, स्मॉल है। तो अगर तुम्हें टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा भी दिख रहा हो ना तो भी यही लॉ लगाएंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, ठीक है। ये लिखवाने के लिए मैंने जरूर लिखवा दिया क्योंकि ऐसा किताबों में लिखा होता है, नहीं लिखवाऊंगा तो कल लेकर के आ जाओगे ये क्या है, ये है ना, तो इसलिए ये बताना जरूरी है। ये क्या कहता है सुनिएगा, कि जो नेट रेट ऑफ हीट लॉस है, नेट हीट लॉस, अब यहाँ पे जो ये नेट लॉस हो रहा है ना, ये नेट लॉस में सारे मोड इन्वॉल्व है। कौन कौन सा मोड? कंडक्शन भी इन्वॉल्व है, कन्वेक्शन भी इन्वॉल्व है, और रेडिएशन भी इन्वॉल्व है। हीट ट्रांसफर होने के तीनों मोड होते हैं, और आपको ये पता है कि तीनों मोड से ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। पानी को अगर हम गर्म कर रहे हैं तो सिर्फ कन्वेक्शन मोड से ही ट्रांसफर नहीं होगा, रेडिएशन मोड से भी हो सकता है, और साथ ही साथ कंडक्शन मोड से भी हो सकता है। तो दिस इज द नेट हीट लॉस, ठीक है, ड्यू टू ऑल द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ये लॉ कहता है कि ये जो नेट हीट लॉस है ना, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए इनटू द टेम्परेचर डिफरेंस। देखो वैसे आपको याद हो तो मैं थोड़ा बहुत एक रफ आइडिया दे सकता हूं। आपको याद होगा कि रेडिएशन के केस में आपने हीट लॉस निकाला था जो टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल था, लेकिन जाते जाते उस दिन मैं ये भी प्रूफ कर गया था कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वन होता है। किया था रेडिएशन के लिए। कंडक्शन के लिए अगर तुम याद करो dq बाई dt की वैल्यू कंडक्शन के लिए क्या हुआ करती है, ka बाय l इंटू डी टी बाय dx। तो वहां पे dt बाई dx को अगर यूनिफॉर्म सिस्टम है तो वहां पे dt बाई dx को क्या डेल्टा t बाय l लिखा जा सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है, ये भी कहीं ना कहीं टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है, साथ ही साथ ये तो होता ही होता है। तो मैं बाढ़ में गया सब, ठीक है। ये यहाँ पे जब हम कंसिडर कर रहे हैं हीट लॉस तो ड्यू टू द ऑल मोड है, ड्यू टू द क्या है, ऑल मोड। जब यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाई गई तो एक नया कांस्टेंट आया जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, जिसको सपोज मैंने यहाँ बी से रिप्रेजेंट कर दिया, तो बी ए इंटू टीवी माइनस टीएस। सिंपल सा फंडा ये है कि टेम्परेचर डिफरेंस अगर बॉडी और सराउंडिंग के बीच में ज्यादा होगा तो हीट लॉस ज्यादा होगा। यहाँ पे जो बी है, बी ये क्या है, बी ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट। अब देखिएगा मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं आपको वो बता देता हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि सपोज बेटा मैंने बॉडी ली, और ये बॉडी किसी भी शेप की हो सकती है, जरूरी नहीं है स्पेरिकल शेप की हो, ठीक है। ये एक बॉडी ली मैंने और इसका टेम्परेचर कितना है T1, और ये एक सराउंडिंग में रखा हुआ है, और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो है TS, और सपोज T1 की जो वैल्यू है वो TS से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। ये एनर्जी एमिट भी करेगा, एब्जॉर्ब भी करेगा, लेकिन एमिट ज्यादा करेगा, एब्जॉर्ब कम करेगा। अभी मैं यहां पर ये मान रहा हूं कि सिर्फ रेडिएशन के थ्रू नहीं हो रहा है, कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू भी हो रहा है। क्या ये बात क्लियर है भाई? अब यहाँ पे मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आज तक मैंने कभी वक्त की बात नहीं करी है। वक्त का मतलब मैंने आपसे कभी ये सवाल नहीं पूछा कि मान लो इस बॉडी का टेम्परेचर T1 है, तो बताइए कि T1 से T2 तक पहुंचने में इसको कितना वक्त लगा। ये सवाल नहीं किया मैंने कभी भी, किया ये सवाल तुमसे?
नहीं किया, देख लो तुम, पेज खोल के देख लो तुम कहीं भी। मैंने आपसे सिर्फ ये सवाल ही नहीं किया कि मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, बॉडी का टेम्परेचर था 100, तो 100 से 50 तक पहुंचने में उसे कितना वक्त लगा। वो है मेरा यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव, कि मैं यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ कि टेम्परेचर समय के साथ किस तरीके से बदल रहा है। ठीक है, टेम्परेचर का वेरिएशन टाइम के साथ किस तरीके का है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर टेम्परेचर और टाइम के बीच में कोई मैथमेटिकल इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? मैथमेटिकल इक्वेशन। क्या मेरा मेन ऑब्जेक्टिव समझ में आया क्या है? भैया बॉडी का टेम्परेचर T1 था, सराउंडिंग का टेम्परेचर TS था। बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा था, बॉडी नेट हीट लॉस कर रहा है। नेट हीट क्या कर रहा है? लॉस। धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई साहब T1 और T2 में डिफरेंसेस क्या है, तो मैं कहूंगा T1 है बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर, T1 है बॉडी का क्या? इनिशियल टेम्परेचर। और T2 क्या है बॉडी का? फाइनल टेम्परेचर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे हम छापना शुरू करेंगे, फिर बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या लिखा है। है? क्या माइनस के? ये
क्या हो, चिल्लाओ मत ज्यादा। देखिएगा, यहां पर किसी टी टाइम पर जो बॉडी का टेम्परेचर टी है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि रेट ऑफ हीट लॉस dq बाई dt की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। हाँ या ना? बस एक बार मैथमेटिकल प्रूफ देख लेना कि हम वहां तक कैसे पहुंचे, उसके बाद हमें प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है, हम तो रिजल्ट्स को याद रखेंगे। ठीक है, ए जो है दैट इज व्हाट, सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया? बॉडी का। क्या ये बात क्लियर है? ओके। यहाँ पे dq बाई dt को मैं ये लिख सकता हूँ, ये बात समझ आ रही होगी। एक्चुअली ये सब चीजें आप कर चुके हैं, ठीक है, जब आपने स्टीवंस कौन सा लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ा था, तो ये सारी चीजें देखी थी। क्या सही लिखा है भाई? यहाँ से मैंने dt बाई dt का वैल्यू ये लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या किया कि टाइम को एक तरफ ले गए, टेम्परेचर वाले टर्म को एक तरफ ले आए, ठीक है। यार ए बी एम और एस फॉर अ गिवन बॉडी, किसी भी एक बॉडी के लिए क्या ये वक्त के साथ बदल रहा है? एरिया बॉडी का बदल जाएगा क्या? मास बदलेगा क्या? एस बदलेगा क्या? नहीं। और बी तो कांस्टेंट है, तो ये भी नहीं बदलेगा। तो ये जब बदलेगा ही नहीं तो बार बार क्यों लिखे? आलसी लोग हैं। तुमने कहा यार बार बार क्यों लिखे, जब एक कांस्टेंट है तो इसको कोई नया कांस्टेंट मान लेते हैं, दैट इज व्हाट, के। ठीक है, के डी टी। इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर की लिमिट डलेगी और यहाँ पे किसकी लिमिट आएगी? टाइम की। टी बराबर 0 पर टेम्परेचर कितना था? T1। और किसी टाइम टी पर मान लो टेम्परेचर कितना है? T2, है ना? तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन आई होप आप जानते हो, ये 1/x जैसा इंटीग्रेशन है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या आ जाएगा? ln ऑफ t माइनस टी एस, अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस के टी। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, एक बार T2 पुट करूंगा माइनस एक बार क्या पुट करूंगा? T1। और ln a माइनस ln b बराबर होता है ln ऑफ a अपॉन b। क्या ये बात आती है आपको? तो मैंने वही किया, यहाँ पे एक बार T2 पुट किया, माइनस ये आएगा, लेकिन उसको डिवाइड करके लिख दिया। ये बात सभी को समझ आई या नहीं आई? पक्का? ठीक है, इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये लिख लिया। ये रिजल्ट मेरे काम का है, जो कि मुझे सवालों को सॉल्व करने में मेरी मदद करेगा। इसको याद रखना बहुत आसान है। देखना, यहाँ पर तो कोई कांस्टेंट है, k इंटू टी, टाइम है ये, है ना। ln ऑफ T1 माइनस टी एस, ये क्या है? ये है इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। ये क्या है? इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। किसके बीच में? बॉडी और सराउंडिंग। तुम बोल सकते हैं दिस इज द इनिशियल डेल्टा टी। और ये क्या है? ये फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस। तो बेसिकली ln इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस बराबर kT। अगर ये फॉर्मूला भी आपको याद रहता है तो सवाल आपसे बन जाएंगे। क्या ये फॉर्मूला याद रख पाएंगे? अभी थोड़ी देर बाद जब आपके सामने न्यूमेरिकल आएगा तो उसको देख करके अपने आप ही आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस प्रोफाइल का यहाँ पर हमसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ठीक, अब देखना, मैंने कहा है यार इसी को फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं यहाँ पर टेम्परेचर किसी टी टाइम पे निकालना चाहता हूँ, तो मैंने कहा अगर इसी को फर्दर सॉल्व करें तो ऐसे लिख सकते हैं। ये टर्म कैसे आया समझ आ रहा है? ln को अगर उधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा, तो T2 माइनस टी एस बराबर दिस वन दिस वन दिस वन। ठीक है, इधर ले गए, इसको उधर ले गए, तो ये आ गया टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर किसी भी टी टाइम पर। अगर आप देख रहे हो मैथ्स अगर आप पढ़ते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर आप यहाँ पे t बराबर 0 पुट कर दें, t बराबर 0, तो e की पावर 0 क्या होता है? 1। तो देखो ts से ts कैंसिल हो जाएगा, T2 बराबर T1। वो तो हमें बताइए t बराबर 0 पे टेम्परेचर क्या है? T1। ये एक्सपोनेंशियली अगर आप ध्यान से देखें, जब आप t बराबर इंफिनिटी पुट करेंगे, क्या t बराबर इंफिनिटी, आई विल आस्क यू कि t बराबर इंफिनिटी पे e की पावर माइनस के इंटू इंफिनिटी, ये फंक्शन क्या हो जाएगा? 0। क्या ये बात समझ आती है? कितने लोगों को ये बात समझ आती है कि ये वैल्यू 0 हो जाएगी? ठीक है, जिन लोगों को नहीं आती थोड़ा सा मैथ्स का यूज करें, क्योंकि माइनस है तो 1/e हो जाएगा। ठीक है, और e जो है वो एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू नेपियर कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है। ठीक है, तो अगर 2 की पावर इंफिनिटी है तो 1/समथिंग और वो भी इनफाइनाइट, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो अगर आप यहाँ t की वैल्यू इंफिनिटी पुट करेंगे तो क्या ये वाला टर्म 0 हो जाएगा?
ये जीरो होने का मतलब क्या है? आफ्टर इनफाइनाइट टाइम ये पूरा टर्म जीरो, मतलब जो टेम्परेचर वो किसके बराबर हो जाएगा? सराउंड। और ये तो होता ही है। अगर आप किसी हॉट बॉडी को एक सराउंडिंग में रख दें, उस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सपोज था 100 डिग्री सेल्सियस। कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस। और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर था सपोज वो था 30 डिग्री सेल्सियस। कितना था? 30 डिग्री सेल्सियस। रख करके भाग गए, रख करके भाग गए, क्लास करने आ गए। और क्लास करके जब दोबारा से पहुंचे तो जब तुम उसको देखोगे तो क्या उस बॉडी का टेम्परेचर अभी भी 100 रहेगा? क्या क्या हो जाएगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम? क्या वो सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर चुका होगा? इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो गया होगा? सेम। तो टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट का मतलब यही है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अगर आप देख रहे हो इस ग्राफ को, ये बॉडी का टेम्परेचर लगातार घट रहा है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये ग्राफ का वेरिएशन समझ आना चाहिए। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। कैसे डिक्रीज हो रहा है? एक्सपोनेंशियल। कई बार ग्राफ पे ही क्वेश्चन पूछा गया, सीधे ग्राफ ही पूछ लेगा। अब तुम थोड़ा ना इतनी इक्वेशन लिख करके सॉल्व करोगे, तुम्हें तो बस ये याद रखना है कि अगर टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे जो टेम्परेचर का फॉल है ये एक्सपोनेंशियल फॉल है। कैसा फॉल है? एक्सपोनेंशियल फॉल है। पहले T1 था, फॉल होता जाएगा। कब तक फॉल होगा? जब तक कि फाइनल टेम्परेचर कितना नहीं हो जाता? सराउंडिंग के बराबर नहीं हो जाता। जैसे सराउंडिंग के बराबर हो जाएगा क्या फॉल होना बंद हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आप यहां पर अगर आपसे सवाल पूछा जाए रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग का मतलब क्या था? dt बाय dt। ये रेट ऑफ कूलिंग था। रेट ऑफ कूलिंग की वैल्यू वक्त के साथ कांस्टेंट है, बढ़ रही है या घट रही है? घट रही है। क्या हो रही है? घट रही है। क्या इस बात को फील कर पा रहे हैं? और घटनी भी चाहिए। ठीक है, वैसे आप देखना चाहें तो स्लोप से देख सकते हैं। किससे? स्लोप से। जैसे जैसे आप समय के साथ आगे बढ़ेंगे, क्या ये इसका ढलान कम होता जा रहा है? और अगर ढलान कम हो रहा है तो रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत में हो सकता है कि 1 सेकंड में बॉडी का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस गिरता हो। कुछ समय बाद जब टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाएगा तो 1 सेकंड में बॉडी का जो टेम्परेचर गिरेगा वो 5 नहीं गिरेगा, 5 से कम गिरेगा। और गिरना भी चाहिए। जैसे जैसे बॉडी और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाएगा, क्या रेट ऑफ हीट लॉस बढ़ेगा या घटेगा? हाँ, घटेगा। क्या ये बात क्लियर है? तो भैया मुद्दे की बात पर आते हैं, सीधे काम की बात, जिससे हमारे सवाल बनेंगे। वो क्या है? सुन लीजिएगा। एक तो वो वाला एक्सप्रेशन, लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन, क्या याद रहेगा? दूसरा, टेम्परेचर का वेरिएशन किस तरीके से हो रहा है, क्या ये भी याद रहेगा? तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे फटाफट से। एज द टेम्परेचर डिफरेंस as the temperature difference decreases, as the temperature difference decreases, the rate of cooling, the rate of cooling decreases, and the vice versa. The rate of cooling decreases and the vice versa. ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करिएगा। A body cools from, a body cools from 80 to 50 degrees Celsius, 80 to 50 degrees Celsius in 15 minutes, in 15 minutes, 15 मतलब 15 है ना? Calculate the time, calculate the time it will take to cool from, it will take to cool from 60 degrees Celsius to 30 degrees Celsius, 60 degrees Celsius to 30 degrees Celsius if the temperature of the surrounding is, if the temperature of the surrounding is 20 degrees Celsius, if the temperature of the surrounding is 20 degrees Celsius.
यस। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। जब भी इस प्रोफाइल के सवाल आते हैं तो हो सकता है कि हमें इतने सारे टेम्परेचर दिए हो तो देखकर ये समझ ही ना आ रहा हो कि क्या दिया और क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ें तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये बोला गया कि देखो यार, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो 20 है। जब बॉडी का टेम्परेचर फॉल करता है तो 80 से 50 आने में उसे 15 मिनट लगते हैं, तो 60 से 30 आने में कितना वक्त लगेगा। ठीक है, देखिए अप्रोच करने का तरीका क्या होगा। फॉर्मूला ये रहा मेरे सामने, एल। अगर मैं पहली वाली कंडीशन में लगाऊं, पहले बॉडी का टेम्परेचर 80 था, सराउंडिंग का कितना था 20, 80 माइनस 20 अपॉन 50 माइनस 20। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बराबर के इंटू टी लिख सकता हूं? टी की वैल्यू कितनी? 15। ये समझ में आ रहा होगा, ये 60 और ये 30। तो ये टर्म बताइए कितना बन गया? ln2 बराबर आ गया 15k। क्या इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल सकता हूं? हाँ या ना में जवाब देना। क्या सभी लोग सहमत हैं? क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बहुत ही हलवा सवाल। बस डेटा क्या दिया हुआ है इसको पढ़ के समझ लो। अगली बार बोला 60 से 30 आया, मैंने कहा यूज द फॉर्मूला ln 60। जब उसका टेम्परेचर 60 था, सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 था, तो डिफरेंस कितना था? 60 माइनस 20। क्या सही लिखा है? जब उसका टेम्परेचर 30 पहुंचा, सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 है। ऑलवेज टेम्परेचर डिफरेंस सराउंडिंग के साथ लिखते हैं। ठीक है, अब देखना इसकी वैल्यू को क्या लिखूंगा। नया वाला टाइम नहीं पता, T2 इंटू के तो सेम ही रहेगा, कांस्टेंट है। अगर ध्यान से देखें, ये 40 लिखा हुआ है, नीचे 10 है। ये ln4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ln4। तो मेरे सामने ये बना ln4। मैथ्स के स्टूडेंट हैं, जानते होंगे ln4 को क्या 2 ln2 लिखा जा सकता है, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? T2 इंटू के। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? ln2 की वैल्यू पता है कितनी है? 15k। कितनी है? 15k। क्या के से के कैंसिल हो जाएगा? अगर के से के कैंसिल हो गया तो जल्दी बताओ T2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 30 मिनट। क्या ये आंसर है या नहीं? हाँ या ना में जवाब देना। क्या क्लियर है सभी को? क्या बहुत ही आसान सवाल है? सवालों को सॉल्व कर पाएंगे? इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दिया होगा तो हो पाएगा? ओके ठीक है, देखिएगा आगे एक और अप्रोक्सीमेशन। अब देख लो यहाँ पे टेम्परेचर, तुम ऐसे सवाल जब भी आए तो ये मत सोचना सर बॉडी और सराउंडिंग के बीच का तो टेम्परेचर डिफरेंस मुझे बहुत दिख रहा है। उनका कैसे? कि देखो सर, बॉडी का टेम्परेचर 80 था, सराउंडिंग का कितना है 20, तो सर यहाँ तो 60 है। तो सर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तो वैलिड नहीं है। मैंने कहा अच्छा, तो क्या वैलिड है? सर कुछ और वैलिड होगा। मैंने कहा तुम्हें आता है? नहीं आता। तो क्या करोगे? सवाल छोड़ के आ जाओगे? नहीं, ऑलवेज यूज दिस वन। ठीक है, वहां ज्यादा ना सोचें कि वैलिड है या नहीं है। ठीक, अब देखें क्या एक और अप्रोक्सीमेशन। अगर बॉडी का इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, बॉडी के जो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, ये वाला डिफरेंस क्या है? बहुत कम है। मतलब मान लो इनिशियल टेम्परेचर T1 था, फाइनल टेम्परेचर T2, और ये डिफरेंस बहुत ही ज्यादा कम है एज कंपेयर टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। एज कंपेयर टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। जैसे मेरा कहने का मतलब क्या है, बॉडी का टेम्परेचर पहले 80 था, कितना था 80, अब 80 से 79 हो गया, या 80 से 78 हो गया। तो जो फॉल आया है, क्या है? फॉल आया है, वो बहुत कम है। वो क्या है? बहुत कम है। तो उस केस में ध्यान से देखना, ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल कर्व है, लेकिन अगर जो टेम्परेचर का चेंज है वो बहुत स्मॉल है, तो फॉर अ स्मॉल चेंज ये कर्व जो आपको कर्वी लीनियर दिख रहा है, क्या इसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हो? इसको मैथ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैथ्स। फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इसको स्ट्रेट लाइन माना जा सकता है। अगर इसको स्ट्रेट लाइन माने तो ध्यान से देखना, वहां पे dt बाई डी की वैल्यू को सीधे हम लिख सकते हैं डेल्टा टी बाई टी। क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टी बाई टी। और डेल्टा टी बाई टी क्या होगा? मान लो एक बॉडी का टेम्परेचर T1 से T2 गया, तो ये लिखूंगा, सॉरी डिनोमिनेटर में टाइम, T1, सुनिएगा इसको ध्यान से, पहले इसको लिख सकते हैं कोई कांस्टेंट के इनटू
टी एवरेज माइनस सराउंडिंग। क्या है अभी समझ जाओगे, देखिएगा। डेल्टा टी मतलब पहले T1 था बाद में T2 हो गया। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस? T1 माइनस T2 टाइम से डिवाइड कर दो बराबर के टी एवरेज। बॉडी का टेम्परेचर लगातार घट रहा है, T1 था बाद में क्या हो गया T2, लेकिन इसका अगर एवरेज निकालेंगे तो एवरेज क्या लिख सकते हैं? T1 प्लस T2 बाय 2 माइनस TS, और TS क्या? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं, मतलब हमने स्लोप को कांस्टेंट कर दिया, dt बाय dt को सीधे क्या लिख दिया? डेल्टा टी बाय टी, और उस डेल्टा टी बाय टी की वैल्यू हम ये लिख सकते हैं। लेकिन ये कब यूज करना है तुम्हें अपने आप सवाल देख के समझ आ जाएगा। जब तुम डेटा पढ़ोगे, पता है मान लो ऐसे लिखा होता, जैसे यहाँ तो लिखा था 80 से 50, मान लो ऐसे लिखा होता भाई साहब 80 से 78 होने में इतना वक्त लगा, तो 78 से 77 होने में कितना वक्त लगेगा। तो तुम्हें तुरंत डेटा देख करके समझ आ जाएगा कि लल्लू जा वाले मेथड से तो तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो डेटा ही इतना गंदा बनेगा कि यहाँ से सॉल्व होने वाला नहीं है। समझे? यहाँ पर बॉडी का जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो टेम्परेचर चेंज बहुत स्मॉल है। टेम्परेचर चेंज क्या है? बहुत स्मॉल। तो सीधे ये एक्सप्रेशन यूज किया जा सकता है, और ये बहुत आसान है। दैट इज द स्लोप। एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताओ क्या लिखते हो? y2 माइनस y1 अपॉन टाइम बराबर k टाइम्स ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। लेकिन मैंने बोला टेम्परेचर डिफरेंस किसका लोगे? तो मैंने कहा एवरेज ले लो। क्या ले लो? एवरेज। एवरेज कैसे? इनिशियल टेम्परेचर पता है, फाइनल पता है, बाई 2 माइनस TS, और TS इज व्हाट? टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। नोट डाउन दिस। अभी एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। या तो ये इस फॉर्मूले का सवाल आएगा, या जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था उस फॉर्मूले का सवाल आएगा। मैंने डेल्टा टी बाई टी की ये वैल्यू लिखी है बेटा। ये कैसे लिखा? ये वहां से लिखा जो शुरुआत में तुमने पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले dt बाई dt निकाला था। देखो पिछले वाले एक्सप्रेशन में ऐसे नहीं लिखा था dt बाय, उसके बाद मैंने इंटीग्रेट किया था dt बाई dt इक्वल टू माइनस के इंटू टी माइनस टी एस, फिर इसको इधर ले आया था, उधर ले गया था, लिखा था। देखो लोग कह रहे हैं कि सर इसको इसके बराबर कैसे लिख दिया? इसके बराबर वहां से लिख दिया जहां पहले अभी लिखा था थोड़ी देर पहले। इसके बाद मैंने क्या किया था? इसको डिनोमिनेटर में लाया था, इंटीग्रेट किया था, यहीं से तो पहुंचा था यहाँ तक। तो लेकिन मैंने कहा इसी को आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, दिस इज टी एवरेज। दैट्स ऑल। क्वेश्चन लिखो, अभी क्लियर हो जाएगा, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। टेम्परेचर ऑफ अ सराउंडिंग इज 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ अ सराउंडिंग इज 20 डिग्री सेल्सियस। सवाल सुनिएगा। बॉडी का टेम्परेचर 44 था, या मान लो 46 था। 46 से 42 होने में, सॉरी 44 होने में, 46 से 44 होने में 2 मिनट लगे। कितना मिनट लगा? 2 मिनट। तो आपको बताना है कि 44 से 42 होने में कितना टाइम लगेगा। 46 से 44 होने में 2 मिनट लगे, तो 44 से 42 होने में कितना वक्त लगेगा? अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे एलन वाला मेथड यूज नहीं कर सकते। वो तो कर ही सकते हो, सॉल्व कर पाओ तो कर लो, मुझे क्या दिक्कत है, वहां से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं आएगा, बहुत कम आएगा। बताओ जल्दी बताओ। 2 मिनट से ज्यादा आना चाहिए, लॉजिकली दिमाग काम करना चाहिए। टेम्परेचर लगातार घट रहा है, टेम्परेचर सराउंडिंग कितना दिया है? 20। तो पहले 2 डिग्री सेल्सियस गिरने में अगर वक्त 2 मिनट लगा है, तो अगले 2 डिग्री सेल्सियस गिरने में जो वक्त लगेगा वो 2 से तो ज्यादा लगेगा, है ना? क्योंकि बताया था कि रेट ऑफ कूलिंग समय के साथ बढ़ता जाएगा कि घटेगा? घटेगा, तो वक्त ज्यादा लगेगा। 50/23 सभी का आ जाना चाहिए। नहीं आ पा रहा है तो देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 50/23 विल बी द करेक्ट आंसर। क्या पहुंच पाए हो? कितने लोग पहुंच गए? बहुत बढ़िया। देखो लिखने का तरीका, मैंने कहा पहले वाले केस में
चेंज कितने का आया? 2 का। कैसे लिखा चेंज? देखना ध्यान से, लिखना सिखा रहा हूं इज्जत के साथ। 46 माइनस 44 बटे समय, समय कितना? 2 बराबर कोई भी के कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 46 प्लस 44 बटे 2 माइनस 20। तो ये वैल्यू दिख रही होगी 1 इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ, ये कितना हो गया? 45 माइनस 20, 25। तो यहां से के की वैल्यू आ गई, या सीधे लिख देते हैं के इंटू 25, इक्वेशन 1। ठीक है, अगली बार जब 44 से 42 किया तो लिखूंगा 44 माइनस 42 बटे समय जो कि नहीं पता, ठीक है, बराबर के इंटू यहां पर 44 से 42, तो 44 प्लस 42 एवरेज ले लो बटे 2 माइनस 20। क्या के की वैल्यू 1/25 रख दें? जैसे 25 रखेंगे तो आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कितना आ रहा है, 50 बटे, क्या समझ आया? कोई कहता है कि नहीं सर मैं ये वाला अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करूंगा, मैं तो आपने एलिन वाला जो बताया उसी से करूंगा। मैंने कहा कर लो, हमने कब मना करी, बिल्कुल करो, वो तो मोस्ट एक्यूरेट है, उसमें तो कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, बस देख लेना सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिर बाद में हमारे पास मत ले आना कि सर इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, ये एलिन जो टर्म आ रहा है, ठीक है, तो वो तो फिर कैलकुलेटर यूज कर लेना। लेकिन ये गारंटी बता रहा हूं कि अगर आप एलिन वाले टर्म से भी आंसर निकालेंगे इन दैट सिचुएशन, इन दैट सिचुएशन अगर एलिन वाले से भी आंसर निकालेंगे तो लगभग इसी के आसपास आ रहा होगा, उसमें आने वाला जो परसेंटेज एरर होगा वो बहुत कम होगा। लेकिन ये कब यूज करना है? जब बॉडी का जो टेम्परेचर ड्रॉप है वो काफी स्मॉल हो, वो काफी क्या हो, स्मॉल हो। जैसे एक बात, अभी पिछला वाला सवाल सॉल्व किया था, उसमें आंसर तुम्हारा 30 मिनट आ रहा था, कितना आ रहा था? 30 मिनट आ रहा था। अब एक काम करो, उसी को एक बार इससे करके बताओ कि कितना आंसर आता। 20 जगह 2 हो जाएगा, हाँ तो भी लगेगा, उससे क्या मतलब है सराउंडिंग से। हाँ हाँ हाँ, तो भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ रहा है? 27। देखो एरर आ रहा होगा, 27 आ रहा है। देख लो 3 का डिफरेंस आ गया, कितने का डिफरेंस आ गया? 3 का, क्योंकि वहां पे बॉडी का इनिशियली 80 था, बाद में कितना था? 50, तो 30 डिग्री का चेंज आया था, इसीलिए आपका एग्जैक्ट आंसर और आपका अप्रोक्सीमेटेड आंसर मैच नहीं हो रहा। लेकिन आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कभी कभी हो सकता है एल इन की जो वैल्यूज हों, जैसे पिछले वाले सवाल में तो वो एल इन 4 बन गया था, तो उसको 2 एल इन 2 लिख दिया था। अभी वहीं पे वो एल इन 4 की जगह मान लो एल इन 10 बन जाता है, एल इन 12 बन जाता, तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाता। तो ऐसे अगर सवाल क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाए मान लो, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? जुगाड़, अप्रोक्सीमेटेड, ये तो सबसे आसान है, ये कैलकुलेट कर लो और आंसर जो आएगा वो इसके लगभग ही क्या आएगा? आसपास। अगर ऑप्शन आसपास नहीं दिए तभी, ऑप्शन ही आसपास दिए हुए हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है, फिर तो आपको अप्रोक्सीमेशन ही, मतलब सॉरी, फिर तो आपको एग्जैक्ट मेथड ही लगाना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है भाई? ये वाला मेथड फाइनल बता रहा हूं, इस तरीके से टाइम जब भी कैलकुलेट करते हैं वो तब करते हैं जब बॉडी का जो टेम्परेचर फॉल है वो बहुत कम हो। बहुत कम का मतलब है 1 डिग्री सेल्सियस, 2 3 4 इतना होगा तो चलेगा। अगर ये ज्यादा है, सपोज 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, तो ये अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकता। उस केस में आई हैव टू गो जस्ट विद फंडामेंटल या जस्ट विद बेसिक्स, और बेसिक्स क्या है वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। क्या बात क्लियर है? क्या याद रहेगा? क्या सॉल्व हो पाएगा? ओके थैंक यू, नोट डाउन दिस। नोट कर लिया? हाँ बोल। टेम्परेचर, अबे केल्विन में भी दिया होता तो भी इतना ही आता।
ये कह रहे हैं सर डिग्री सेल्सियस की जगह केल्विन में दिया होगा तो अलग आएगा, तो भी आंसर सेम ही आएगा ना भाई, क्योंकि यहाँ भी डिफरेंस निकाल ले हो, यहाँ भी डिफरेंस निकाल ले हो। नमूने हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। heat loss in presence of a external power supply. Heat loss in presence of the external power supply. अभी तो क्लास होगी इसके बाद। चलो ठीक है, फिर यहीं तक रोकते हैं क्योंकि टाइम लगेगा इसको एक्सप्लेन करने। होमवर्क लिख लीजिएगा, रेस देना अगली। मिली नहीं? ए रेस नंबर 72 कंप्लीट। अब तो शायद असाइनमेंट्स भी कंप्लीट हो गए होंगे, कल डिस्कशन होगा उसका। बहुत सफिशिएंट टाइम मिल चुका है, अब तुम्हारा एक्सक्यूज नहीं सुना जाएगा, ना हो पाए हो ना आना मत, ठीक है? नहीं तो चूरन बनाऊंगा तुम्हें क्योंकि जाते जाते प्रसाद तो देके जाऊं, जिंदगी भर याद तो रहेगा कि कोई गुरु मिला था जो प्रसाद देके गया। ठीक है, रेस नंबर 72। अभी जिंदगी भर तुम्हें ही पढ़ाते रहेंगे क्या? नया फेज, नया बैच, नए लोग पढ़ाएंगे अब। ठीक है, और S2 के जो 4 क्वेश्चंस दिए उनको कल डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है? करके ले आना कल उनको। लिखो, S1 में लिखो 23, 25, 28। S2 में लिखो 8, 9, 11। उठा लो कॉल। जेई मेंस में जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं, जेई मेंस ज्यादा नहीं बचे हैं, काफी हो चुके हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट। क्या लगता है कुछ हो पाएगा इनमें से? पक्का? इतना कंप्लीट करो, कल एससी भी ले आना बेटा, बहुत दिन हो गए उसके। ठीक है, कल से शुरुआत करें उसकी भी। चलिए भाई, दैट्स ऑल। सर नेक्स्ट रेस हम लोगों के पास नहीं है, कहाँ चली गई रेस?
ठीक है, मैं उस टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा जिन लोगों के पास नहीं है, ठीक है। अबे सांस लेने दोगे, बंद तो करने दो क्लास।